नमस्ते दोस्तों। जिन लोगों को अपने परिश्रम पर विश्वास होता है वे लोग कभी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं। आज 1 मई है और 1 मई को ही जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1886 में हुई थी। ठीक है, यह दिन जितने भी आपके आसपास मजदूर कार्य करते हैं उन मजदूरों के महत्व, उनके सम्मान, एकता और अधिकारों के समर्थन के लिए ही 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे आप स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें क्लियर कहा जाता है कि जिन लोगों को अपने परिश्रम पर विश्वास होता है, उसी तरह जो भी स्टूडेंट्स को अपने कठिन परिश्रम पर विश्वास होता है वो जो है अपने हर एक परिस्थिति में लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो आइए इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 1 मई 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, मतलब जो टीकाकरण होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं कि वर्ष 2024 विश्व और भारत दोनों में टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यह 1974 से जो टीकाकरण की शुरुआत हुई, वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, तो WHO द्वारा टीकाकरण की शुरुआत 1974 से की गई। ठीक है, और इसी टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम EPI के लॉन्च के अभी वर्तमान में 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1974 में अगर शुरू हुआ उस समय से वैक्सीनेशन का जो पूरा का पूरा 50 वर्ष पूरा हो गया है। तो EPI को तब पेश किया गया था जब चेचक वायरस का उन्मूलन क्षितिज था और तत्कालीन टीकाकरण का लाभ उठाने की आवश्यकता थी। इसलिए जो है उपलब्ध टीकों के लाभ का विस्तार करने के लिए उसके बुनियादी ढांचे और एक प्रशिक्षित कार्यबल को मान्यता दी गई। इसमें घोषणा किया गया कि दुनिया भर के लगभग हर देश ने, जैसे 1974 में शुरू हुआ टीकाकरण का प्रोग्राम WHO के द्वारा, उसके बाद से है जो है हर एक देश जो है टीकाकरण के लिए अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। उसी में जो है भारत ने 1978 में जो है एसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए जो है एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया, जिसे बाद में 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नाम दिया गया। ठीक है, 1985 में जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नाम दिया गया। तो भारत में इस साल 2 दशक हो गए हैं जब देश ने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का अंतिम राष्ट्रव्यापी स्वतंत्र क्षेत्र मूल्यांकन किया था। यह अब तक हुई प्रगति का आकलन करने और भविष्य की कल्पना करने का एक उपयुक्त अवसर है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि लगभग 125 ऐसे बीमारियां हैं जिसके लिए अभी टीकाकरण उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। लगभग 125 रोग जड़कों के खिलाफ टीके विकसित करने के लिए लगातार रिसर्च किए जा रहे हैं, अनुसंधान किए जा रहे हैं। तो विश्व स्तर पर और भारत में टीकाकरण और टीकों के प्रभाव के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जब 1974 में 6 बीमारियों को रोकने के लिए शुरुआत में जब WHO के द्वारा जो है टीकाकरण शुरुआत हुआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 बीमारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। लेकिन अभी वर्तमान समय में उसी की बात यहाँ पे कहा जाता है कि 5 दशक बाद 13 बीमारियों के खिलाफ टीके अभी उपलब्ध हो गए हैं। उस समय जो था सिर्फ और सिर्फ 6 बीमारियों के लिए था जब 1974 में शुरुआत हुआ था वैक्सीनेशन का। लेकिन अभी जो 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और लगभग 13 बीमारियों का टीकाकरण हमें उपलब्ध है, जो सार्वभौमिक रूप से अनुशंसित और संदर्भ विशिष्ट स्थितियों के लिए 17 अतिरिक्त बीमारियों के खिलाफ टीकों की सिफारिश की जाती है। लगभग 125 रोग जनकों के खिलाफ टीके विकसित करने के लिए अनुसंधान प्रगति पर ऑलरेडी जो है लगभग 125 बीमारियों पर वैक्सीनेशन को बेहतर करने के लिए लगातार रिसर्च किए जा रहे हैं। इनमें से कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रचलित बीमारियों को रोकेगा। तो सफलता क्या क्या मिली है वैक्सीनेशन से? तो डीपीटी को ही कहा जाता है डिप्थेरिया पिटेशियस टेटनस वैक्सीन। ठीक है, तो इसके 3 खुराक वाले बच्चों की संख्या इन वर्षों में बढ़ी हुई है। 1970 के दशक की शुरुआत में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लगभग मात्र 5% बच्चों को डीपीटी का खुराक दिया जाता था। ठीक है, वैक्सीन दिया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में 2022 में ये 5% से संख्या 84% बढ़ गया है वैश्विक स्तर पे, जहां पे 84% बच्चों को जो है डीपीटी वैक्सीन देने के लिए उपलब्ध किया गया है। चेचक का भी उन्मूलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया वैक्सीन का। उसके बाद 2 देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों से पोलियो का उन्मूलन हो गया, उसके लिए भी वैक्सीन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा। और टीके से
रोकी जा सकने वाली कई बीमारियां लगभग गायब हो चुकी है। भारत में हर गुजरते साल कवरेज में वृद्धि हो रही है, मतलब कि जितना साल दर साल हम लोग जो है वैक्सीन को और ज्यादा मात्रा में उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। 2019 से 2021 में लगभग 76% बच्चों को अनुशंसित टीके प्राप्त हुए। टीकाकरण कार्यक्रम पर जो खर्च हो रहा है उसका लगभग 7 से 11 गुना लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सार्वजनिक और निजी जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर, दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है खासकर वैक्सीन के डेवलपमेंट को बढ़ाने में भारत में। तो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा सेवाएं प्रदान करने वाली मिश्रित स्वास्थ्य प्रणालियों में टीकाकरण अक्सर सरकारी क्षेत्र से अधिक उपयोग के साथ एकमात्र स्वास्थ्य हस्तक्षेप बना रहता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए भारत में समग्र स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 2/3 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लगभग 66%। हालांकि सभी टीकों का लगभग 85% से 90% सरकारी सुविधाओं से वितरित होता है। सरकारी सुविधाओं से वितरित जरूर होता है, लेकिन उत्पादन में जो है प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि जितना पैसा हम लोग खर्च करते हैं वैक्सीनेशन में, उसके लाभ इतने हैं कि 7 से 11 गुना तक उसका रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो चुनौतियां क्या क्या रह जाती है वैक्सीन में। तो 2023 की शुरुआत में यूनिसेफ की द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट ने एक चिंताजनक प्रवृत्ति का खुलासा किया। एक दशक से भी अधिक समय में पहली बार 2021 में बच्चों के टीकाकरण कवरेज में गिरावट आई, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2022 में विश्व स्तर पर अनुमानित 14.3 मिलियन बच्चे थे, 14.3 मिलियन बच्चे थे जिसके पास उन्हें कोई वैक्सीनेशन नहीं दिया गया, जबकि अन्य 6.2 मिलियन बच्चे थे। ठीक है, लगभग 60 लाख। ठीक है, तो 6.2 मिलियन बच्चों को आंशिक रूप से प्रतिरक्षित किया गया। तो देख सकते हैं लगभग 14.3 मिलियन बच्चे ऐसे थे जिसको एक भी वैक्सीन नहीं दिए गए। ये चुनौतियां हैं वैक्सीनेशन के विस्तार की। ठीक है, तो पिछले कुछ वर्षों में भारत में राष्ट्रीय और राज्यवार टीकाकरण कवरेज में वृद्धि हुई। हालांकि भूगोल, सामाजिक आर्थिक स्तर और अन्य मापदंडों के आधार पर कवरेज में असमानताएं अभी भी बनी हुई है, तो तत्काल हस्तक्षेप की मांग की जा रही है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो बेहतर कार्य कैसे किए हैं, तो पिछले 5 दशक में, क्योंकि 50 वर्ष भी पूरा हो गया है जब से WHO ने वैक्सीन को लाया है, 1974 में लाया, अभी 2024 हो गया, तो पिछले 5 दशकों में चीजें बेहतर की ओर बदली है। टीकाकरण कवरेज में वृद्धि के साथ साथ बच्चों की बेहतर सुरक्षा भी होती है। हालांकि जिन बीमारियों को टीके से रोका जा सकता है वे वयस्क आबादी में तेजी से आम होती जा रही है। ठीक है, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो यह जरूरी हो जाता है कि सरकारी नीतियां अब वयस्कों और बुजुर्गों के टीकाकरण पर, मतलब कि बच्चों पर तो ध्यान दिया जा रहा है, जैसे पोलियो जो है बच्चों से समाप्त कर दिया गया, लेकिन वयस्कों में जो वयस्क लोग हो गए हैं और उन्हें वैक्सीन नहीं मिला है, उन्हें बाद में जो है इस तरह का बीमारी से पीड़ित होना पड़ता है। इसलिए जो है सरकारी नीतियां अब वयस्कों और बुजुर्गों के टीकाकरण पर भी ध्यान केंद्रित करें, जैसा कि कई देश में हो रहा है। तो वयस्क टीकों के बेहतर कवरेज के लिए हम EPI के पिछले और 5 दशकों से 50 वर्षों में जो कार्य किए हैं खासकर बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए, उसे सीख सकते हैं, जिससे कि वयस्कों और बुजुर्गों की संख्या को हम लोग पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर सके। तो आगे का रास्ता में क्या कहा जाता है राइटर के द्वारा कि सबसे पहले अतिरिक्त आबादी में टीकाकरण कवरेज के विस्तार के संबंध में कुछ प्रारंभिक नीतियों और तकनीकी चर्चाएं की गई, जैसे कि किशोर लड़कियों के लिए HPV, इसी को कहा जाता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसी को HPV टीका कहा जाता है। तो किशोर लड़कियों के लिए HPV टीकों पर हालिया घोषणा एक अच्छी शुरुआत है। हालांकि भारत सरकार को वयस्कों और बुजुर्ग आबादी के व्यापक वर्ग के लिए अनुशंसित टीके उपलब्ध कराने पर विचार की आवश्यकता है। ठीक है, इसी में कहा जाता है कि एक बार राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह द्वारा अनुशंसित होने पर सभी आयु समूहों के लिए टीके जो है वो सरकारी सुविधाओं पर मुफ्त उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसी में दूसरा पॉइंट में कहा जाता है कि भारत में NTAGI मतलब कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन जो टीकों के उपयोग पर सिफारिशें प्रदान करती है, उसे वयस्कों और बुजुर्गों में टीके के उपयोग पर सिफारिश प्रदान करना शुरू करना चाहिए। हर एक जगह यही बात कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वयस्कों और वृद्ध लोगों को टीके उपलब्ध कराए जाए। तीसरा पॉइंट में कहा जाता है टीके के बारे में प्रचलित मिथ को और गलत धारणाओं को टीके के प्रति झिझक से निपटने के लिए सक्रिय रूप से संबोधित करना चाहिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, टीके के प्रति जो है अंधविश्वास फैलाया जाता है कुछ समूहों के द्वारा, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो सरकार को मिथकों को दूर करने के लिए आम आदमी की भाषा में और सोशल मीडिया के उपयोग से पेशेवर संचार एजेंसियों की मदद पर विचार करना चाहिए। इसके लिए
नागरिकों को विश्वसनीय स्रोत से इन टीकों के बारे में सीखने और शिक्षित करने की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट में कहा जाता है कि डॉक्टरों के विभिन्न पेशेवर संघों, सामुदायिक चिकित्सा विशेषज्ञों, पारिवारिक चिकित्सकों और बाल रोग विशेषज्ञों को वयस्कों और बुजुर्गों के बीच टीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। पांचवें पॉइंट में कहा जाता है कि मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान को भारत में वयस्क आबादी में बीमारियों के बोझ पर सबूत तैयार करना चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पे अंत में कहा जाता है निष्कर्ष में राइटर के द्वारा कि 2023 के अंत में भारत से टीबी खत्म करने के प्रयास के तहत वयस्क बीसीजी वैक्सीन की एक पायलट पहल शुरू की है। वयस्क आबादी के कोविड-19 टीकाकरण ने जनता को वयस्क टीकाकरण की आवश्यकता और लाभों के प्रति संवेदनशील बना दिया। यह भारत में वयस्क टीकाकरण की नई यात्रा शुरू करने की सही अवसर है। तो जो अभी वर्तमान समय में ईपीआई के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब शून्य खुराक वाले बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने, टीका कवरेज में असमानताओं को संबोधित करने और वयस्कों और बुजुर्गों, ये ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों तक अभी लगभग 14.3 मिलियन बच्चों तक जो है वैक्सीनेशन नहीं पहुंच पाए, उसको ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद जहां पे भी वयस्क हो या फिर बुजुर्ग हो, उन तक टीका नहीं पहुंच पा रहा है, उनको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है कि बुजुर्गों को टीके की पेशकश करने के साथ कार्यक्रम के एक और विस्तार का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि एपीआई को टीकाकरण पर आवश्यक कार्यक्रम बनाए जाएं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें ईपीआई के बारे में हम लोग पढ़ा, एसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा टीकाकरण कितना जरूरी है। जिस समय 6 बीमारियों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया था 1974 में, 50 साल पूर्व होने के बाद अभी वर्तमान समय में लगभग 13 बीमारियों का टीका उपलब्ध है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों की समस्या समाप्त हो जाती है, बच्चे हो। ठीक है, अभी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है वयस्क और बुजुर्गों पे। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है जो इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट होता क्या है? जितने भी सड़क किनारे जो स्ट्रीट वेंडर्स छोटे मोटे ठेला लगाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उसी के लिए जो है एक अधिनियम लाया गया है, उसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो 2014 का अधिनियम है। ठीक है, तो उसी की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। 1 मई 2014 को स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन अधिनियम के लागू होने के 10 साल बीत चुके हैं, क्योंकि 1 मई को लागू हुआ था, 1 मई 2014 को। अभी 2024 चल रहा है, आज 1 मई है, जो लगभग 4 दशकों के कानूनी प्रवचन और पूरे भारत में स्ट्रीट वेंडर्स आंदोलन के समर्पित प्रयासों के बाद एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। तो प्रारंभ में एक प्रगतिशील कानून के रूप में प्रतिष्ठित इस अधिनियम को अब इसके कार्यान्वयन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो भारत में जो स्ट्रीट वेंडर है उसकी बात कर ले तो कानून जो है वो सड़क विक्रेताओं की बहुमुखी भूमिकाओं को स्वीकार करता है, जो किसी भी शहर की आबादी का लगभग 2.5% आबादी है किसी भी शहर का जो स्ट्रीट वेंडर में शामिल है। ठीक है, तो ये विक्रेता दैनिक सेवाओं के आवश्यक प्रदाताओं के रूप में कार्य करते हैं, जो किफायती कीमतों पर भोजन, पोषण और सामान वितरण श्रृंखला में महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करते हैं। तो कई प्रवासियों और शहरी गरीबों के लिए वेंडिंग आय का एक मामूली लेकिन लगातार स्रोत प्रदान करता है। ठीक है, बहुत सारे जो प्रवास करके आते हैं, जिन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती, या फिर जो शहरों में गरीब लोग हैं, उनके लिए जो है एक रोजगार का सही स्रोत है वेंडिंग। ठीक है, स्ट्रीट वेंडिंग। तो इसी के अलावा स्ट्रीट वेंडर्स भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में योगदान देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कहीं के भी अगर स्ट्रीट वेंडर हो किसी भी शहर के, तो वहाँ के सांस्कृतिक विकास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे कि मुंबई की बात की जाए तो वहाँ पे बड़ा पाव और चेन्नई के सड़क किनारे दोसाई जैसे प्रतिष्ठित व्यंजन उनके महत्व को दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन अधिनियम 2014 होता क्या है। ठीक है, तो अधिनियम को इस वास्तविकता को पहचानने और विनियमित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका उद्देश्य था शहरी स्थानीय निकायों की देखभाल में राज्य स्तरीय नियमों और योजनाओं के माध्यम से शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग की सुरक्षा और विनियमन करना है। यह विक्रेताओं और सरकार के विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को चित्रित करता है। ठीक है, विशेष रूप से यह सभी मौजूदा विक्रेताओं को निर्दिष्ट वेंडिंग जोन में समायोजित करने और वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। ठीक है, उसी में आगे कहा जाता है कि अधिनियम जो है वो सहभागी शासन संरचनाएं स्थापित करता है, जैसे कि टाउन वेंडिंग समितियां, जहां सड़क विक्रेताएं प्रतिनिधि सदस्यों का एक महत्वपूर्ण अनुपात बनता है, जिसमें महिला विक्रेताओं का अनिवार्य प्रतिनिधि भी शामिल है। तो इन समितियों को वेंडिंग जोन में सभी मौजूदा विक्रेताओं को शामिल करना सुनिश्चित करने और सिविल जज या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रस्तावित शिकायत निवारण समिति के माध्यम से शिकायतों और विवादों को संबोधित करने के लिए
तंत्र प्रदान करने का काम सौंपा जाता है। ठीक है, तो सैद्धांतिक रूप से ये प्रावधान जो है, ये जो स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम 2014 है, वो शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए समावेशी और भागीदारी दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। हालांकि अब व्यवहार में अधिनियम के दृष्टिकोण को साकार करने में बहुत सारी चुनौतियां भी सामने आई है, जैसे कि यहाँ पे प्रशासनिक स्तर की चुनौतियां हो गई। ठीक है, सबसे पहले प्रशासनिक स्तर पर सड़क विक्रेताओं के, जहाँ पे सड़क वेंडर्स जो सड़क के किनारे सामान बेचते हैं, तो उसी के संरक्षण और विनियमन पर जोर देने के बावजूद सड़क विक्रेताओं के उत्पीड़न और निष्कासन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अक्सर जो है पुरानी नौकरशाही मानसिकता के कारण जो है, जो सड़क किनारे विक्रेता है उनको हटाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य प्राधिकारियों, आम जनता और स्वयं विक्रेताओं के बीच अधिनियम के बारे में जागरूकता और समझ की व्यापक कमी है। इसके कारण भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। टाउन वेंडिंग समिति अक्सर स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधियों के सीमित इनपुट के साथ स्थानीय शहर के अधिकारियों के नियंत्रण में रहती है। इसके अलावा टीवीसी में महिला विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व अक्सर केवल प्रतीकात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद शासन स्तर की चुनौतियां क्या होती है, तो शासन स्तर पर मौजूदा शहरी शासन तंत्र में अक्सर ताकत की कमी होती है। यह अधिनियम जो है वो शहरी शासन के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित ढांचे के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत होने में अभी भी विफल रही है। ठीक है, तो कुछ चुनौतियां देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सामाजिक स्तर की चुनौतियां होंगी, जैसे कि सामाजिक स्तर पर विश्व स्तरीय शहर की प्रचलित धारणा बहिष्करणवादी यह दृष्टिकोण सड़क विक्रेताओं को शहरी अर्थव्यवस्था में वैध योगदानकर्ताओं के रूप में मान्यता देने के बजाय उन्हें शहरी प्रगति में बाधा के रूप में हाशिए पर रखता है और कलंकित करता है। ठीक है, अब आगे का रास्ता में क्या कहा जाता है, हालांकि यह अधिनियम अपनी प्रगतिशील और व्यापक प्रगति की विशेषता रखता है, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए समर्थन की आवश्यकता है। ठीक है, हालांकि समय के साथ देश भर में सड़क विक्रेताओं की विविध आवश्यकताओं और संदर्भ को संबोधित करने में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए इस निरीक्षण को विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हर एक क्षेत्रों पे इसको विकेंद्रीकृत किया जाए। ठीक है, तो रेहड़ी पटरी, इसी को कहा जाता है रेहड़ी पटरी, जो सड़क के किनारे अपने सामान बेचते हैं वालों के लिए माइक्रो क्रेडिट सुविधा, जैसे कि ये ध्यान रखिएगा, ये कार्यक्रम पीएम स्वनिधि जैसी पहल इस संबंध में सकारात्मक उदाहरण है। हस्तक्षेपों को विकेंद्रीकृत करने, शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग की योजना बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं को बढ़ाने और आधिकारिक विभाग के नेतृत्व वाली कार्रवाइयों से टाउन वेंडिंग कमेटी स्तर पर समावेशी विचार विमर्श प्रक्रियाओं में परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है। ठीक है, ये था आज का द हिंदू का 2 ही महत्वपूर्ण आज आर्टिकल थे। ठीक है, एक था वैक्सीनेशन से संबंधित, दूसरा जो था स्ट्रीट वेंडर से संबंधित। दोनों को अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।